Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. Once again we are here for the class 11th and the chapter is running, that is called sets. That is the first chapter, and in this chapter already the 2 lectures has been placed, and this is the 3rd lecture, and in which we have to study here the operation on set. The important topic is the operation on sets. तो आज समझते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है. ऑपरेशन ऑन सेट्स में जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, व्हाटएवर, दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स यही होते हैं. जो भी चीज हम दो चीजों को लेकर के कुछ भी चीज मैथमेटिक्स में करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन. तो ऐसे ही सेट्स के अंदर क्या ऑपरेशन होता है इसको भी समझते हैं. तो यूनियन ऑफ सेट्स, तो पहला इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट्स. तो हम यहीं से इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको समझते हैं. यहां पर ऑलरेडी डेफिनेशन मैंने लिख दी है. उसमें यह कहा गया कि लेट ए एंड बी बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यू बी. ए यू बी कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि ए यूनियन बी. तो denoted by AUB, and it is the collection of all those elements which either belongs to the set A or set B. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो सेट A में है तो भी आ रहे हैं, या B में है तो भी आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं बात आ रही है, या ये भी कह सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट भी आ रहे हैं और B के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और जो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स थे वो एक बार आ रहे हैं. ऐसा भी बोला जा सकता है. तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या बोलते हैं. तो A यूनियन B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज X such that X is the element of A or X is the element of B. So important thing is that कि here is written R, OR. So OR means just we have to remember this thing that A union B is denoted by this R. यानी कि हम एक सिंबल अपने मन में बना लेंगे कि अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि वहां पर बीच में जो सिंबल आने वाला है वो आर का आने वाला है. मैं आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और मैं इसी के थ्रू आपको वेन डायग्राम के बारे में भी साथ साथ बताते रहूंगा, तो उसको भी आप ध्यान देंगे. अब यहाँ पर इस बात तो समझ में आ गई कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स विच एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी. तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन इसका एग्जाम्पल टेकअप करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा. तो हम यहां पर ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5. ओके, एंड बी इज द अनदर सेट विच इज टेकन एज 4 5 6 7 8, एंड जस्ट वी हैव टू फाइंड दिस ए यूनियन बी. सो व्हाट हैपेंड हियर? A union B, you have said that either the element of A or the element of B, means 1 2 3 4 5, and again in set B the 4 5 already you have written here, so will not be repeated. So therefore 6 7 8 and so on. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A यूनियन B आपका आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल द एलिमेंट्स. मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा आपको कि अमूमन हम लोग क्या होता है कि जब किसी भी चीज को हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने में जितनी चीजें रहती है कम से कम उतनी तो रहती ही रहती हैं, कम तो नहीं होती. ऐड करने के बाद कोई चीज कम तो नहीं होती. लेकिन यहां पर आप देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 5. इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 5. अगर हमने यूनियन किया, वो यूनियन का मतलब एक तरह से एडिंग करना ही होता है, एकता बनाना होता है, एक साथ रखना होता है, यूनिटी होता है. तो इसका मतलब हमने अगर यूनाइट किया इसको तो क्या घटना हो गई? यहाँ पे 8 ही एलिमेंट आए, यानी 5 और 5 10 होने चाहिए थे, हो गए कितने? 8. तो ऐसे भी, इसीलिए मैंने ये बात बताई कि सेट्स एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम यूनियन करने पे हमें कम एलिमेंट्स भी नजर आते हैं, लेकिन वो रहते तो उतने ही हैं, लेकिन कैसे होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ भी लेते हैं साथ साथ. तो यहां पर देखिए, इसको मैं इसी एग्जांपल को एज ए वेन डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे भी बात कर लेंगे यहीं पर. तो यहां पर जैसे मान लीजिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो पहली चीज ये है कि यहां पर वेन डायग्राम को दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, पहली चीज. अब उस रेक्टेंगल जो बनाते हैं तो उसके अंदर रेक्टेंगल क्या शो करता है? वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट इज द superset of every kind of set. So therefore this is represented by a rectangle. अब यहां पर आपने एक रेक्टेंगल टाइप का बना दी, इसके अंदर आपने 2 गोला बनाया.
ये आपका एक सेट ए हो गया, ये एक सेट बी हो गया। इसके अंदर ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, ओके। और बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 5। देखिए बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 5 6 7 8। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर जो आया, अब आप अपने सेट कर दिया जो आपने लिखा। देखिए सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5, बी के अंदर 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने दोनों को यूनियन किया। जब यूनियन किया तो आपके अंदर आए 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब आपका कहने का सेंस ये है कि ये आपका पूरा जो मैं सेट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दैट इज ए एंड बी। तो ये देखिए यहां पर आपने यहां पे सेट कर दिया और ये उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर यही चीज होती है, या इसी को यहां लिख लीजिए ए यूनियन बी। ये जो रिप्रेजेंटेशन आया इसी का नाम क्या है? ए यूनियन बी। यानी कि हमने उस ए के एलिमेंट भी आ गए और बी के एलिमेंट। अब आप जरा पढ़ के भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर? तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहां पे हमारा ए यूनियन बी के अंदर जो है वो यही एलिमेंट है और वो यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप अलग से देखोगे, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं आपको कि जब आप अलग से देखोगे तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ओके। फिर इस तरह से बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 5 6 7 8। तो सारी चीजें क्लियर है। लेकिन जब यूनियन आप कर रहे हैं तो ये दो सेट जो रिपीटेड है वो यहां पे एक ही बार आ रहा है, दैट इज वाई वहां पर दो मेंबर्स आपको कम नजर आते हैं। तो ये एक तो बात हो गई वेन डायग्राम की। इसी को हम एक तरह से ये वेन जॉन यूलर के द्वारा ही दिया गया था, इसीलिए हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मतलब वही चीज हमने वेन डायग्राम से शो कर दिया। तो ये बात आपकी समझ में अब आ चुकी होगी। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। यूनियन में एक बात और बता दें, यूनियन में अगर आपने मान लीजिए यहां पर मैं एक आपको जैसे टेक्निकली एक चीज बताऊं कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सपोज दैट कि ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है, देन एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। तो ए यूनियन बी आप बताओ कितना होगा? आप सभी वीडियो पॉज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने क्वेश्चन पूछा और आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप नहीं कर सकते हैं। ए यूनियन बी ऐसे केस में जब आप करेंगे और ए बी का सबसेट है, तो आपने कहा कि आइदर द एलिमेंट ऑफ ए आर द एलिमेंट ऑफ बी, और बी के अंदर ऑलरेडी ए आ रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है? यहां पर आ गया बी। जैसे मैं इस पर भी एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि यहां पर आप जैसे एक एग्जांपल सेट कर देते हैं। यहां पर मान लीजिए ए है जिसके अंदर आपने सपोज दैट की नेचुरल नंबर रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स सच दैट एक्स आर नेचुरल नंबर, या ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू एन, ओके। अब यहां पर बी, फिर आपने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स की जगह वाई कर दो आप, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, ओके। अब यहां पर आपने देखा कि ए जो है वो आप इसके पहले चूंकि सबसेट्स आप पढ़ चुके हो तो मैं सबसेट्स को रिलेट कर रहा हूं आपको इस ऑपरेशन ऑन सेट्स में भी। तो यहां पर आपका ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट हो गया और बी जो है होल नंबर का सेट हो गया। तो आपको एक बात तो समझ में बिल्कुल आ रही होगी कि ए कहीं ना कहीं दिस इंप्लाई दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी बी बड़ा है। बी के अंदर जो है कितने एलिमेंट्स होते हैं आपको बताइए? यहां पर ये होगा 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर एक एलिमेंट तो अधिक है ना, तो ये इसका सुपरसेट हो गया उसके लिए। तो चलिए ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अब हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी हम ऐड करना चाहते हैं। तो जब ऐड करोगे तो देखो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे, बट रिपीटिशन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या है, जो एलिमेंट यहां है वो यहां भी है, बट यहां पे इंक्लूडिंग 0 और है, 0 इसमें ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 आपको और लिख लेना है। तो 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। और ये क्या हुआ एक्चुअली में? यही सेट आपका बी है। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि आपका जो है वो इसका जो रिजल्ट आया वो सेट बी आया और सेट बी आया। और यहां पर सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, यहां पर जो कंडीशन अप्लाइड थी वो क्या थी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमेशा बी। मतलब क्या निकला कि यहां पे एक रिजल्ट आया कि जो बड़ा होगा, जैसे दो सेट हम लेते हैं,
और कोई सेट सुपर सेट है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी सुपर सेट होगा। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज पर भी बात कर लेता हूं आपके लिए। तो यहां पर इसके प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां पर डाल देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहां पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो सेट लेते हैं, मान लो ए यूनियन बी और उसको बी यूनियन ए, यानी हम ए और बी दो सेट लेते हैं और उसमें अगर हम दोनों का ऑपरेशन करते हैं ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, वो दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है यूनियन ऑफ सेट्स में। अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं या बी यूनियन, या यहां पर भी एग्जांपल आपको दिख रहा है यहां पे कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहता इन केस कि यहां पर शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, यहां पर आप इसी एग्जांपल को यहीं पर कर लेते हैं। तो बी यूनियन ए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए बात आ गई है तो कर देते हैं। तो बी यूनियन ए निकाल रहे हैं, अब बी यूनियन ए निकालेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड देयर, यहां पर पहले बी आ जाएगा मान लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप करिए। तो 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3, 1 2 3। अब आप बताओ कि ए यूनियन बी में वही एलिमेंट है जो बी यूनियन ए में, वो इधर उधर बैठे, वो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट उनका घर है। और जब उनका घर है तो कोई आदमी अपने घर में कहां रहता है, किस कमरे में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एलिमेंट इज इनसाइड द ब्रैकेट। So all the elements which belongs to the A union B also belongs to the B union A. It means that both the sets are equal sets, and you know that कि cardinal number और number of elements अगर बराबर हो जाते हैं और elements भी वही रहते हैं तो उसको equal set कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे equality property होल्ड कर गई और इक्वलिटी दोनों तरफ से कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह। और अब तो आजकल बहुत छोटे से ही हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इन प्रॉपर्टीज पे भी बात करते रहते हैं। यहां पर हम लोग आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लीजिए 3 सेट ले लिया, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ सेट्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। हम 3 सेट ले लेते हैं और एक पहले हम ए में बी का यूनियन करते हैं, देन आफ्टर सी का यूनियन करते हैं, या हम ए यूनियन और फिर बी यूनियन सी अलग से किए रहते हैं, उसको उसके साथ यूनियन करते हैं तो भी उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड दिस वन थिंग मोर, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए यूनियन ए, सपोज दैट कि आप ए का यूनियन ए के साथ ही कर रहे हैं, इट्स रिजल्ट विल बी ए। इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए ही आएगा। यानी इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस लॉ इज नोन एज द आइडेम्पोटेंट लॉ। एंड द फोर्थ वन इज ए यूनियन फाई। सपोज दैट आप किसके साथ यूनियन कर रहे हो, फाई के साथ। फाई का मतलब कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन ए के अंदर तो एलिमेंट है ना, फाई तो एम्प्टी है, उसके अंदर नहीं है, बट इसके अंदर तो है, तो इसके एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, यानी ए हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ फाई। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई। इसी तरह से 5वीं प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट, सो इट्स रिजल्ट विल बी द यूनिवर्सल सेट। अभी मैंने बताया कि जो 2 सेट होंगे, अगर कोई किसी का सुपर सेट होगा तो सुपर सेट विल बी द आंसर, यानी कि आपका ए यूनियन universal set is equal to a universal set, and this is called the law of U। इसी को हम लोग बोलते हैं law of universal set। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मैं यहां पर अब दूसरे ऑपरेशन की तरफ चलता हूं, और यहां पर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके सामने आ चुका है दूसरा वाला ऑपरेशन, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किसको बोलते हैं, let A and B with the 2 non-empty set, ये लिखने का तरीका है, let A and B with the 2 non-empty sets, then the intersection of A and B is denoted by A intersection B। U को उल्टा कर देंगे
तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यू में सीधा हो गया और उसका उल्टा इंटरसेक्शन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका, एंड डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ। यानी कि वो ए और बी दोनों में कॉमन आते हैं, यानी दोनों में रहते हैं तो ही वो एलिमेंट आ सकते हैं। मैं यहां पर आपके लिए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखता हूं कि यहां पर जैसे ये तो अपना बताने के लिए हो गया, बट ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। यानी अब आप ध्यान देना कि वहां पर हमने क्या लिखा था, सभी लोगों को याद होगा, वहां पर हमने कहा था आर लिखा था और यहां पर हमने क्या लिखा, एंड। बस यही आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एंड होता है, और एंड इज द एक ऐसा कंजक्शन होता है जिसमें जो जोड़ता है, दो चीजों को जोड़ता है। यानी कहीं ना कहीं कह रहे हैं आप कि एक्स वो है जो ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों में है, यानी जो कॉमन है, वो ही एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं। वी विल टेक द सेम एग्जांपल हियर व्हिच वर टेकन इन द यूनियन ऑफ सेट्स। तो एग्जांपल विल a is equal to 1 2 3 4 5 and b is equal to 4 5 6 7 8. So therefore a intersection b is given by, आपने कहा कि जो a में भी हो और b में भी हो, तो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो a में भी है और b में भी है? तो देखिए 4 4 5 5, ये आपके दोनों एलिमेंट, दोनों जगह ये दो एलिमेंट हैं और दोनों जगह हैं, इसलिए यही एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो है बात आती है कि अगर मान लो कहीं वही वाली कंडीशन पे फिर बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। क्यों भाई? कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी बड़ा है, तो डेफिनेटली जब उन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन कौन आएगा? जो छोटा वाला होगा। तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो ये बात भी आप समझ रहे होंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल भी एक ले लेते हैं। मान लो ए इज इक्वल टू, आपने कहा कुछ भी ले लीजिए, 2 4 6 8, ठीक है, 10 आपने ले लिया, और यहां पर बी आपने ले लिया सपोज दैट 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10। ओके, अब यहां पर आपने कहा कि ए जो है बी का सबसेट हो गया, दिस इंप्लाई दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर अगर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, आप बताओ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में जो कॉमन होंगे, तो यहां पर 2 आ रहा है तो यहां भी 2 आ रहा है। अगर मैं पूरे लिख देता हूं, मान लो, चलो मैं पूरे लिख देता हूं, तो आपको दिखाई देगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, और यहां पर जो है इनके जो कॉमन पॉइंट्स है, देखिए यहां पर 2 है, यहां 2 है, यहां 4 है, 4 6 6 8 8 10 10, ठीक है। अब यहां पर ये आपका आ गया, तो यानी कॉमन कौन कौन से आ गए? 2 4 6 8 और 10। मुझे लगता है कि ये आला सेट जो है आपका ए था, तो आपने देखिए अपने आंसर में भी यही लिखा था ए। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। कब ऐसा हुआ? सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ऐसा होगा। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम देखिए कहीं ना कहीं सबसेट से भी ऐड करते जा रहे हैं, सबसेट्स के साथ भी इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है इंटरसेक्शन पर भी आप बात समझ गए होंगे। अब यहां पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, प्रॉपर्टी। और एक चीज और, प्रॉपर्टीज पर तो हम करेंगे ही, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, तो यहां पर जरा प्रॉपर्टीज को भी करते हैं और साथ साथ यहां पर हम उसका वेन डायग्राम भी देख लेंगे। अभी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसमें है सेम कि ए और बी अगर 2 हैं, तो ए 2 सेट्स है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली यहां पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, नहीं यहां पर आप ब्रैकेट इधर से लगाओगे ना, ये आपका जो है यहां पर ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी, इसको अपना लो। ठीक है, तो कोई भी, जैसे इसमें शुरू वाले दोनों लगा दिए तो इसमें लास्ट वाले दोनों लग गए। ठीक है, तो ये इसको, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉमन जो होगा वो तो कॉमन ही आएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप चाहे इधर से करो या उधर से करो, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से चलेंगे कि अगर ए और ए का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो कॉमन ए के साथ ए ही आएगा, उसके सारे एलिमेंट जो ए में होंगे वही ए के एलिमेंट कॉमन होंगे, तो सेम वही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, यहां पर चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए इंटरसेक्शन फाई। अगर मान लीजिए फाई के साथ हम कर रहे हैं तो फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और ए के अंदर एलिमेंट होगा, तो जब किसी के अंदर एलिमेंट ही नहीं है और जब हम कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में जब होंगे तब तो कॉमन होंगे, इससे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है वो कॉमन हो गया, दैट इज फाई। तो इट मींस दैट इट इज द लॉ ऑफ फाई। ये लॉ ऑफ फाई हो गया इंटरसेक्शन के लिए। और यहां पर इसी तरह से आपकी जो है प्रॉपर्टी हो जाएगी ए और इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट। तो मैंने बताया कि क्योंकि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेट और ए उसके अंदर आता है, तो अभी अभी मैंने समझाया कि यहाँ पे जो जिसके अंदर आता है उसमें छोटा वाला आपका जो है एलिमेंट हुआ, देखिए ए उसके अंदर आ रहा था तो ए रिजल्ट आया था, उसी तरह से ए इसके अंदर आता है इसलिए ए इसका रिजल्ट हो गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू। ओके, और यहां पर एक प्रॉपर्टी हम और बढ़ाने वाले हैं आपके लिए, जहां पे इंटरसेक्शन या यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो यहां पर हम इसे ए और बी करके कर देंगे और वहां पर देखते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मान लीजिए अगर ऐसा है, या पहले आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो इसका मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फिर यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, यानी कि यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ऐसा हम लोगों ने प्लस और माइनस में जब इंटू किया होगा तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था, और वही चीज यहां पर आपका इंटरसेक्शन और इस केस में होती है। अब यहां पर उसी एग्जांपल का जरा सा क्या बना लिया जाए कि वेन डायग्राम बना लिया जाए। ठीक है, तो वेन डायग्राम को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका आ गया ये, अब यहां पर आ रहा है और ये आपका जो है मान लीजिए अब दो सेट हो गए। ओके, यहां पर आपका आ गया ये ए, ये आ गया बी, ये आ गया यू। ठीक है, अब यहां पर जरा सोच के देखो आप, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं। तो इसमें आपका 1 2 3 4 5, ओके, और यहां पर 4 5 6 7 8। ओके, अब यहां जरा ध्यान से देखो आपने कहा कि ए इंटरसेक्शन वाला आपने लिया, ए इंटरसेक्शन, तो 4 और 5 आपका रिजल्ट आया था। तो 4 और 5 इसी का मैं वेन डायग्राम ले रहा हूं यहां पर। अब आपका जो है 4 और 5, तो ओनली 4 and 5 आर द रिजल्ट, so therefore this is the result. Okay, so this is called, you can write here A intersection B, इसी को हम बोलते हैं A intersection B। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ कॉमन पार्ट आया, यानी ए और बी का देखिए कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट आपका यही है और वो कॉमन पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो मुझे लगता है कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के साथ। आपके सामने आ चुका है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि तीसरा ऑपरेशन हुआ इस ऑपरेशन ऑन सेट्स में। तो इसमें आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या बात हो रही है? द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी in this order is the set of elements which belongs to the set A but not belongs to the set B and is denoted by A minus B, and symbolically you can say that A minus B. तो symbolically तो आप दिखा सकते हैं
कि आप a माइनस बी नोट कर रहे हैं, और इसको जो है आप a माइनस बी, वो मैंने लिख दिया है, आप इतना तो समझ पा रहे हैं। तो यहां पर आपका ये चीज आ गया। अब इसको समझेंगे जरा उसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहां पर आप a जो आपने एग्जाम्पल लगाया था वही एग्जाम्पल हम फिर से लेने वाले हैं। तो 1, इसलिए मैं एग्जाम्पल चेंज नहीं कर रहा हूं कि आपको समझने में बहुत आसान होगा, और जब आप एक साथ इसको कॉपी पर करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि इसमें ये है, इसमें ये, और मैं आपको अभी लास्टली सारी चीजें करके भी एक साथ दिखा दूंगा। तो यहां पर आपका जो है a आ गया, और यहां पर आपका b है, वो है 4, 5, 6, 7, 8, और यहां पर अगर मान लीजिए हमें a माइनस बी निकालना है, तो इसको हम लोग जो मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन लिखते हैं, x such that x is the element of a and x not the element of b। इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन लिखा नहीं था मैथमेटिकली, वो यहाँ लिख दिया। चलिए, a माइनस बी इज इक्वल टू x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ b। यानी कि वो a का एलिमेंट तो होना चाहिए बट b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर b का एलिमेंट है और a का भी एलिमेंट है तो वो यहाँ नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो a माइनस बी अगर हम निकालें तो a में वो एलिमेंट जो a में है लेकिन b में ना हो, तो 4 और 5 देखो यहां भी है और यहां भी है, तो वो नहीं हो सकते। 1, 2, 3 ऐसे एलिमेंट है जो a में है लेकिन b में नहीं है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। यहां पर 1, 2, 3 ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ a को बिलोंग कर रहे हैं, b में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो ये आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हम यहां बात करें, मैं यहां आपके लिए मतलब ऐसे सिमिलरली लिख दे रहा हूं कि सिमिलरली वी कैन फाइंड b माइनस ए। अब b माइनस ए अगर कर रहे हैं तो क्या होगा कि x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ b एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ a। मतलब जो घट रहा है उसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आप अपने माइंड में बना लो। इसमें b में से a को घटाया तो b पहले आएगा, a में नहीं होगा। b में होगा, a में नहीं होगा। यहां पर a माइनस बी तो a में होगा, b में नहीं होगा। तो बहुत आसान भी है, सिंबलिकली आप आराम से इस बात को अपने दिमाग में एक सिंबल बना सकते हो कि याद करने का क्या तरीका होगा। देखो मैथमेटिक्स में इतने ऑपरेशंस है कि अगर उनमें आप अपना कुछ कोड नहीं बनाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया है। अब इसमें जरा b माइनस ए निकाल लेते हैं। तो b माइनस ए यानी b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 4 और 5 तो a में है, ये नहीं है, तो 6, 7, 8 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको वेन डायग्राम से भी दिखा दे रहा हूं। यहीं पर जब वेन डायग्राम आप करेंगे, ओके, तो ये आ गया आपका पहला a माइनस बी, इसी को हम बोलते हैं a माइनस बी। ये जो पोर्शन हुआ यही आपका a माइनस बी है। और ये जो पोर्शन है मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको जो है समझने में आसानी होगी। यहां पर हो गया a माइनस बी, ओके, और ये आपका हो गया b माइनस ए। ये b के वो एलिमेंट, आप देखो a है और ये b है, तो ये b के वो एलिमेंट है जो यहां दिखाई दे रहे हैं, वो हमें b के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो a में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि a वाला जो है वो ये है, तो या a का जो b में है वो ये है। तो देखिए प्योरली हमने a का पोर्शन लिया जो b में नहीं है, और ये प्योरली वो पोर्शन हो गया जो b का है, a में नहीं है। तो ये आपका जो है, और यही चीज आपने निकाल ही रखा है, इसी की वैल्यू जो है आप फाइनली अगर इस तरह से बात करें तो यही चीज आपकी जो है वो हो जाएगी। यहां पर अगर 1, 2, 3, ठीक है, और यहां पर 6, 7, 8। अब यहां पर आप इसे सिंबलाइज कर दीजिए, तो ये आपका जो है वो a माइनस बी हो गया। ओके, इतना तो आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैंने उसके मतलब उसके रूप में लिखा है, ए और बी के जैसे लिखा, और यहां मैंने एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो ये आपका एक्चुअली में हो गया a माइनस बी, और यहां पर ये आपका आ गया b माइनस ए। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह इस वेन डायग्राम को भी आप समझ गए होंगे। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, यहीं पर समझ लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस, इफ A and B be two non-empty sets, then the symmetric difference is denoted by A delta B
is defined by A delta B is equal to A minus B union B minus A। ये आपका जो है वो यहां पर आ चुका है A डेल्टा B, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में आपने कहा कि जो आपने A माइनस बी निकाला है और जो B माइनस ए निकाला है। अब मैं अगर सेम एग्जांपल की बात करूं यहां पर, तो A डेल्टा B अगर बात करें तो A डेल्टा B क्या आ जाएगा, A डेल्टा B इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिम्बलाइज करके यूनियन करें, मैंने इसका जो वैल्यू रख करके, तो A माइनस बी ऑलरेडी आपका आ चुका है 1 2 3, तो 1 2 3, और इन दोनों में कोई ऐसा नहीं तो रिपीट मेंबर्स भी हो रहे हैं, तो सब अलग अलग है, तो 6 7 8, तो ये आपका जो है वो एक साथ आ गया A डेल्टा B। तो इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपकी जो है आपके उसमें वो 4 तरह के ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है जिसका नाम है यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा जो ऑपरेशन है उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा जो ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, और चौथा जो ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर मिलता हूं आपसे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है ये एक टॉपिक और भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखिए इसमें कितना इंटरेस्टिंग भी है ये। इसमें कहा गया कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसको कहते हैं, तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। हमने मान लिया कि यू जो है यूनिवर्सल सेट है और एक कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है वो डिनोट किया जाएगा ए डैश से, और उसके अंदर वो एलिमेंट आने वाले हैं जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, यानी आपने कहा कि यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, ए बी द सबसेट ऑफ यू। तो आप जानते ही हो क्योंकि यूनिवर्सल सेट आ गया तो यूनिवर्सल सेट तो सभी के लिए सुपर सेट होता है, तो उसके आगे आने वाले सारे एलिमेंट उसके सबसेट होंगे। ओके, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू द विच आर नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। वो ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, वो एलिमेंट जो है वो ए डैश में आ जाएंगे, और ए डैश से डिनोट किया जाता है या ए सी से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग ए डैश से डिनोट करेंगे, यहां पर सी भी लिख देंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाता है, और डैश लिख देंगे तो भी उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाता है। अब यहां डेफिनेशन जो है मैथमेटिकली देख लेते हैं यहां पर कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट। एक्चुअली में आप ये भी कह सकते हो कि ए डैश जो होता है ना वो यू माइनस ए होता है, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा ए माइनस बी। तो आपने जब a माइनस बी पढ़ा था तो आप याद कीजिए वहां पर आपने लिखा था x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ b, यानी जिसमें घट रहा है वो नहीं है। तो अगर u माइनस a कर रहे हैं तो इसका मतलब x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ u एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ a। तो इसका मतलब ये हो गया कि u माइनस a। तो देखिए वही चीज आपने लिखी है, तो यहाँ पर u में आ रहा है लेकिन a में नहीं आ रहा, तो दैट इज कॉल्ड u माइनस a। आप ये भी कह सकते हो कि u में से a को घटा दो। और यहां पर मजे की बात यह है कि एक एग्जांपल लिया जाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर हम टेक इट एन एग्जांपल, u इज इक्वल टू सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो सिंपल से एग्जांपल्स लेने में ना बातें समझ में आती हैं। जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स हम ले लें तो लेना बहुत आसान है, और उसको समझने में बच्चों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट सिंपल से एग्जांपल में बहुत तेज समझ में आता है, और उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू दिस मच एंड a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने ले लिया 2 4 6 8 10। ओके, अब यहां पर आपने ले लिया और आपको अच्छी तरह पता चल रहा है कि a जो है वो u का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं u में आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। देयरफॉर जस्ट वी हैव टू फाइंड दिस a डैश दैट इज u minus a, means x such that x is the element of u and x not the element of a. Okay, so therefore this implies that a dash is equal to, इसके अंदर वो एलिमेंट आ जाएंगे जो u में तो होंगे लेकिन a में नहीं होंगे, तो ऐसे एलिमेंट हो गए 1 3 5 7 9। और यहां पर एक और मजे की बात है कि आपका रिजल्ट तो आ चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर एक चीज आप ध्यान दें तो a dash, this implies that a dash is also the subset of u. a dash फिर वापस भी क्या आ गया, वो भी सबसेट ऑफ u आ गया। यानी यहीं पर मैं एक चीज और बताऊं कि अगर मैं आपसे बाय द वे ये कहता हूं कि आप इस a डैश का एक बार और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी कि आप एक बार और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो a डैश का डैश अगर निकालते हैं तो u में से कौन घटने वाला है, a डैश घटेगा। फिर तो
और जब a डैश घटेगा तो u में से यानी कि x आर दोस या x लिख दो, y लिख दो, कुछ भी ले, x ही रहने दो, x इज द एलिमेंट ऑफ u एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ a डैश। ओके, अब यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, u के एलिमेंट होंगे लेकिन a डैश का नहीं, तो a डैश में ये है तो आपका 2 4 6, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10। ओके, और ये एक्चुअली में सेट ए है। तो यहां से एक रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ गया कि a डैश का डैश जो है वो a होता है, यानी कि आप यहाँ पे दो चीजें आपने काम किया है कि एक तो आपने कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड ही किया और आपने उस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दिया और वहां पर आपने बताया कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आपको समझ में ये पूरी तरह से आ गया हो। मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को कहा गया कि वो ए डैश या AC से डिनोट किया जाता है और उसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो उसमें नहीं होते, यानी कि यू में होते हैं लेकिन उस सेट में नहीं होते। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप मान लो कि ये आपका जो है यू हो गया। चलो वेन डायग्राम से भी थोड़ी सी बात समझते हैं। ओके, तो यहां पर आपने यू में कितने एलिमेंट डाले थे, 1 2 3 4 5 10 तक डाले थे। फिर आपने यहां पर सपोज दैट कि एक जो है वो एक सेट ले लिया जो सेट ए है। ओके, ये मान लीजिए ए है, या इसको अंदर लिख लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर मैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो डाल देता हूं, तो 2 4 6 8 10। ओके, अब यहां पर ये आपका u है। ओके, तो ये a हो गया। तो अब आप कह रहे हो कि u में तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे, तो u में आपके जो है u में तो 1 से लेकर के, तो देखिए जो नहीं है 1 3 5 7 9। ओके, कहीं भी सेट कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ आपने कहा कि जो a डैश में एलिमेंट आया था वो कौन कौन आया था, 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब वो कौन हुआ, वो ये वाला हो गया, यानी कि ये जो पोर्शन हुआ आपका वो आपका आ गया यहां, दैट इज कॉल्ड ए डैश। मुझे लगता है कि आप अब कोई इशू नहीं रह गया होगा कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ये जो है ए के अलावा, अब आप देखिए इससे पिक्चर पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप देख रहे हो कि ये आपका ए है और ये आपका ए डैश है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये ए डैश है। तो ए और ए डैश में एक बात पक्की हो गई सर कि ए और ए डैश का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो ऑलवेज फाई आएगा, यानी वो दोनों हमेशा डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि आपस में उनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो यहां पर कोई भी एलिमेंट देखिए ये पक्का है कि जो ए में होगा वो कभी ए डैश में नहीं हो सकता और जो ए डैश में होगा वो कभी ए में नहीं हो सकता। तो दोनों में कॉमन पॉइंट हो गए 0 और जब कॉमन पॉइंट हुए ही नहीं तो यहां पर वो सेट बन गया 5, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश की वैल्यू क्या हो गई 5। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में अगर आपने यहां पे मान लीजिए काम किया, मान लीजिए तो पहली ही प्रॉपर्टी थी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करें और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दें तो वो जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका मतलब ओरिजिनल सेट आ जाता है यहां पर। और ये आपका जो है आ चुका है, जिसका आपने यहां पे एग्जांपल भी टेकअप कर लिया था। सेकंड वाला अगर आप बात करें तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसी यूनिवर्सल सेट को ले रहे हैं, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को घटाएंगे तो वहां पे क्या बचने वाला है अब 5, यानी यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करते हैं तो यू विल गेट 5। ओके, जो तीसरा अगर 5 का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा u माइनस 5 कम्स आउट टू बी u। तो मुझे लगता है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड कर रहे हैं, अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं एम्प्टी सेट का, तो एम्प्टी सेट के लिए u माइनस 5 इज इक्वल टू u। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना भी जन्म लेता है जिसका नाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यहां पर थोड़ा मिटा करके काम करता हूं, अभी तो आप इसको कर चुके होंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसको, जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है, अब इसी क्रम में हम यहाँ पे चल रहे हैं।
तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ये भी इसी के उसमें आता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ में पहला इसमें कहा गया कि अगर हम किसी भी दो सेट का यूनियन करें और यूनियन करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ में कहा गया कि अगर हम ए और बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, इंटरसेक्शन करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट मस्ट बी इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो देखो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अलग से कोड किया जाता है कि व्हाट इज स्टेट एंड प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपको अलग से जानना है और इस बात को ये प्रॉपर्टी है किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। तो ये हो गया आपका जो है। अब इसका आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूं। तो यहां पर चलिए मैं इसका एक प्रूफ एक मैं करूंगा एंड यू विल डू द अनदर बाय योरसेल्फ। और अगर आप कर लेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमने इसे कर लिया या उसे भेज दीजिएगा। और अगर नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको फिर से उसको करके और फिर उसे भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं और एक प्रूफ करते हैं। तो हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं और फर्स्ट आपके लिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ ऑफ ए यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब यहां पर आ जाते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो हमने अब कोई एग्जांपल नहीं, जनरल में हम लेके चलेंगे यहां पे। तो प्रूफ देखिए, लेट x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश। ओके, अब यहां पर अगर हम x कोई एलिमेंट मान लिया जो इस सेट का एलिमेंट है, अभी आपने कहा है कि a और a डैश ये दोनों एक दूसरे के एक तरह से दुश्मन है। क्या है? दे आर द enemies ऑफ ईच अदर, यू कैन से, बिकॉज जो एलिमेंट यहां एग्जिस्ट कर जाएगा वो इसके क्या नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर तुम उसके घर गए तो मेरे घर मत आना, और मेरे घर आ रहे हो तो उसके घर मत जाना। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए। तो ए में अगर कोई सेट कोई एलिमेंट बिलोंग किया तो वो ए डैश में नहीं करेगा, और ए डैश में बिलोंग कर गया तो वो कभी ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि अगर x इसका एलिमेंट है तो यहां पर मैं लिखता हूं इंप्लाइज दैट x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक बात तो आपकी समझ में पूरी तरह से आ गई होगी कि अगर x ए यूनियन बी डैश का एलिमेंट है, यानी हम कह दें कि यहां पर समझो x ए डैश का एलिमेंट है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि नहीं कि x पक्का है कि वो ए में नहीं होगा। अगर इसमें कोई चीज बिलोंग कर गई तो वो इसमें नहीं हो सकती है। तो वही बात मैंने लिखी है कि ए यूनियन x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश इज दिस इंप्लाइज दैट x नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। और एक बात बताओ, ए यूनियन बी में तो वो एलिमेंट आते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, यानी ए में भी हुआ तो भी आ जाता है, बी में होता है तो भी आ जाता है। आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इट मींस दैट x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। अब आप कह रहे होंगे सर यूनियन है और आपने क्या लगा दिया, बीच में एंड लगा दिया। सर आपने बताया था कि यूनियन के लिए क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। याद कीजिए आप, यूनियन में हमने बताया था और याद करना और इंटरसेक्शन में एंड याद करना। तो यहां पर लेकिन यहां बाहर एलिमेंट लगाता है ना, ये तो नॉट एलिमेंट है। तो नॉट एलिमेंट में वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्म कर रहा है कि अगर वो कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में ही नहीं है तो क्या वो ए में रहा होगा या बी में रहा होगा। क्या अगर ए में रहा होता तो भी आ जाता, बी में रहा होता तो भी आ जाता, दोनों में ही नहीं है। कंफर्म कर रहा है कि दिस x does not belongs to either A or B. It means that कि हम कंफर्म हो गए। तो कंफर्म को हम यहां पर किससे लिखेंगे, x is not the element of A and x not the element of B. This implies that x अगर A का एलिमेंट नहीं है तो A डैश का एलिमेंट होगा, और x अगर B का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो B डैश का एलिमेंट होगा। और जब x a डैश का एलिमेंट है और बीच में एंड आ गया और x b डैश का एलिमेंट है तो इसका मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। आप देखो क्या लेके चले थे यहां पर, x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश।
और आ गए आप x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए यहां आप लेके चले और मान लीजिए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और उसके बाद लास्ट में आ गया कि x इज द एलिमेंट ऑफ b, किसी वजह से भी, समझिएगा जरा थेसिस को समझिएगा, x इज द एलिमेंट ऑफ a है, लेके चले आप और आपने तमाम सारे बीच में ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन करने के बाद लास्टली आ गया कि x इज द एलिमेंट ऑफ b। ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि a कहीं ना कहीं b का सबसेट होने की संभावना है। ये इस बात को संभावना है कि a b का सबसेट है, क्योंकि वो एलिमेंट a में था और आ किसमें गया, b में। तो इसका मतलब कि b कहीं ना कहीं सुपरसेट का काम कर रहा है, तभी x में लाई करने वाले एलिमेंट b में भी आ जा रहे हैं। तो ये इस बात को शो करता है, कंफर्म नहीं करता, बट ये एक संभावना बढ़ जाती है कि a b का सबसेट है। तो आप देखो x किस में लेके चले थे, a यूनियन b डैश में, और आगे किसमें, x इज द एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यहां पर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, यहां कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसका रिवर्स लेके चलेंगे। रिवर्स क्या लेके चले, आल्सो y इज द एलिमेंट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब हम इसमें लेके चल रहे हैं, इस वाले में। तो y मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। ये इंप्लाइज क्या करेगा कि अगर y इज द एलिमेंट ऑफ दिस, तो y इज द एलिमेंट ऑफ a डैश एंड, अब इंटरसेक्शन है तो एंड ही आएगा और एलिमेंट है, तो जब पॉजिटिव रहेगा यानी एलिमेंट रहता है, बिलोंग्स टू रहता है, तो सेम सेम चलता है, और जब यहां नॉट आ जाएगा तो उसका रिवर्स हो जाता है, और का एंड और एंड का और। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b डैश। ओके, अब यहां पर क्या आ जाएगा, y अगर a का एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो a का एलिमेंट, a डैश का एलिमेंट है तो a का नहीं होगा, एंड फिर यहां पर y अगर आपका जो है वो b डैश का एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो b का नहीं होगा। और फिर आप वही बात देखिए कि जब आप यहां पर आ गए और एंड नॉट में चल रहा है तो कंफर्म आप कर रहे हैं कि वो उसके यूनियन में नहीं होगा, यानी कि y इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। और अगर y उसके यूनियन में नहीं हुआ तो y कहां होगा, तो उसके a यूनियन b डैश में होगा। यानी कि अब आप देखिए, तो आप लेके चले थे ये वाला, आ गए आप इसमें y लेके चले, इसमें आ गए इसमें, तो इस बात की संभावना बढ़ गई कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। ये आपका आ गया, इसको यहां पर आप नंबर 2 डाल सकते हैं। अब आप जो है नहीं, यहां पे मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, एक बार इसके सही कर लेते हैं। यहां पर मैं उधर ही ऊपर ही देख रहा था, लग रहा है, तो यहां पर आ जाएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b डैश। ओके, तो ये आपका आ गया। अब आप नंबर 1 और नंबर 2 के लिए देखिए, तो मैं यहां इसे मिटाता हूं और यहां पर एक चीज आपको और बताता हूं पहले, इसको कंसाइज करने से पहले, कि अगर आप कहते हो कि x इज द एलिमेंट, सॉरी a is the element of, a is the subset of b and b is the subset of a। सर जी, जब आपने सबसेट्स पढ़ा था तो इस बात को भी आपने पढ़ा था कि यहां पर a is the subset of b, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा और आप उसे एक बार चेक कर लेंगे। तो a is the subset of b and b is the subset of a, b का सबसेट है और b a का सबसेट है। तभी संभव है जब यहां पर a और b दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर अगर 1 और 2 को कंबाइन कर दिया जाए तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या हो जाएगा यहां पर, a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो ये आपका जो है फाइनल मतलब रिजल्ट आ गया, और ये आपने उस डी मॉर्गन्स लॉ का पहला वाला पार्ट आपने इसे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो डू बाय योर सेल्फ, ठीक है, डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, और आप जो है वहां पे दूसरा मैं आपको दे दे रहा हूं सेकंड वन, और सेकंड वन आपका है कि जो बी था वो था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो
इसको आप खुद करोगे और इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग, ठीक है, तो आपके सामने ये एक नया प्रॉब्लम आने वाला है जिसका नाम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको बताना बेटा बहुत जरूरी था और आप सभी लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा वीडियो मेरा लंबा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ लोग तो चले गए होंगे वीडियो बंद करके, शायद हम इतना लंबा लेक्चर नहीं ले सकते। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपको सही पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू सस्टेनेबल ऑन द वीडियो, और कहीं ना कहीं जब आप उस पर रुके रहेंगे तो ही आप उन चीजों को गेन भी करेंगे। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम अगर मैं छोड़ता हूं तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लेता, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम ऐसा है जो इससे बहुत ही मिलता जुलता है, और ये जब खत्म हो जाएगा तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे आपके लिए, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं आपको अभी बता देना चाह रहा हूं कि वो जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली 0 to 100 क्वेश्चन बेस्ड होगा। यानी कि 0 to 100 का मतलब ये हो गया कि हम बिल्कुल बेस से लेकर के और टॉप तक चले जाएंगे, जिसमें सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स पे हम केवल क्वेश्चन बेस करेंगे और क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं उनका स्वागत है, और इसका मतलब वो हमसे बेहद प्यार करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो से देयरफॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहां पर मैंने एक फिगर बना रखा है कि एक यूनिवर्सल सेट बनाया और उसके अंदर मैंने दो सेट बनाए, ए और बी, और कहीं ना कहीं मान लीजिए उन दोनों के अंदर जो है वो कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हमें मिल रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, कार्डिनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा है, मैं यहीं से फार्मूला डायरेक्ट डिराइव कर दूंगा, कुछ उसमें बहुत ज्यादा डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, बस केवल जानना है हम लोगों को। तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि ये वाली जो चीज लिखी हुई है, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए कि लेट ए एंड बी be two non-empty sets and A intersection B is not equal to 5। यहीं पर हम एक चीज और भी बोल दे रहे हैं कि यहां पर A और B इस तरह के हैं जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन 5 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ रहा है, जैसा कि यहां दिखा रहा है। तो यहां पर अगर n ऑफ A यूनियन B हम निकालें, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B, यानी A पूरे A यूनियन B में जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करें यहां पर, तो ये सभी के सभी का अगर जो हम पूरे जैसे हम लोगों ने यूनियन किया था उसके नंबर, कार्डिनलिटी आपको अच्छी तरह पता है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B कैन बी रिटन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इतना तो आप समझ गए। लेकिन ए के जब सारे एलिमेंट आ गए तो देखो, अगर बी का हम एलिमेंट फिर लेंगे, मान लो देखो एक बार ध्यान से देखो, जो मैं चला रहा हूं यहाँ पे, हमने ए के पूरे एलिमेंट ले लिए, अब ए के लेने के बाद फिर हम बी भी ले रहे हैं, तो क्या ये वाली चीज डबल नहीं होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो चीज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। इसी तरह से हम इंप्लाइज कर सकते हैं यहाँ पर कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B और माइनस n ऑफ A यूनियन B। तो ये आपका जो है फार्मूला बन गया, ये पहला फार्मूला बन गया। चाहे आपको अगर A यूनियन B निकालना है तो A इंटरसेक्शन B वहां से सब्ट्रैक्ट होगा, और A इंटरसेक्शन B अगर निकालना है तो A यूनियन B सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें से कोई भी दो तीन आपको पता है तो चौथा आप निकाल लोगे। अब यहां पर दूसरा कंडीशन आता है कि लेट A एंड B be two non-empty sets and A intersection B is equal to 5। यानी अगर A intersection B is equal to 5, तो अगर इसके लिए हम वेन डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए कि ये आपका जो वेन डायग्राम आएगा, यहां बना लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। यहां पर सपोज दैट कि सॉरी, ये आपका जो है ये नहीं बनेगा क्योंकि वो दोनों सेट अलग अलग, जब उसका इंटरसेक्शन हो गया तो उसमें वो मैच नहीं करेगा। तो आप इसको आराम से यहां पे अलग अलग बना लो। ओके, अब यहां पर ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B। तो देखिए इसके एलिमेंट भी आ जाएंगे पूरे के पूरे और इसके एलिमेंट भी आ जाएंगे, तो इसमें कोई अब इशू नहीं है, कोई चीज कॉमन है ही नहीं। तो जब A यूनियन B आप निकालेंगे तो इसमें सेकंड फार्मूला आपका बन जाएगा A यूनियन B, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B। ठीक है, यही आपका फाइनल हो जाएगा।
क्योंकि जो माइनस वाला है सिंस यहां पर डाल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B जो है वो यहां पर 5 है, सो दिस इंप्लाइज दैट n ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो 0 यहां से घटने का कोई मतलब नहीं है, तो आपका ये आपका फाइनल मतलब रिजल्ट आ गया। अब यहीं पर हम एक चीज और निकाल रहे हैं, क्या कि अगर सपोज दैट कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हम n ऑफ A निकालते हैं, सपोज दैट, यानी कि हम A सेट A को सिर्फ देख रहे हैं, तो सेट A में अगर देख रहे हैं और कंडीशन हमारी ये है, तो सेट A में कौन कौन सी दो चीजें लगी हुई हैं, एक तो आपका लगा हुआ है n ऑफ A माइनस बी और प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं हमें n ऑफ A माइनस बी निकालना है तो n ऑफ A और यहां पर आपका जो है वो माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो अब ये भी आपके सामने एक फार्मूला और बन चुका है। देखिए यहां पर क्या है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ध्यान समझिएगा कि मैं इस फिगर को चेंज कर रहा हूं यहां, और सपोज दैट एक आपके सामने दूसरा बनाता हूं। तो यहां पर आपने मान लीजिए कि ये ले लिया और ये ले लिया, ओके। अब आप ऐसे सोचिए, ये आपका जो है वो क्या हो गया, A माइनस बी, A माइनस बी, और ये आपका है A इंटरसेक्शन B। अच्छा, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, और यहां पर आपका U हो गया। अब आप सोच के बताओ, A माइनस बी हमें फाइंड करना है, यानी सिर्फ हमको ये निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो हम एक्चुअली में इस चीज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे A में से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखिए यहाँ A में से हमने A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए A माइनस बी निकालना है, तो A में से हमने A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर। सिमिलरली हम लोग अब ज्यादा वो ना करते हुए, अगर हमें मान लो ये B के लिए फाइंड करना है सपोज दैट, तो ये हमारा आपका हो जाएगा B माइनस A, और ये आपका जो कंडीशन होगा यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से सेट कर दे रहे हैं, ये आपका आ जाएगा। और इसको अगर आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर कि n ऑफ B माइनस A अगर आपको निकालना है तो n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये आपका जो है वो फाइनली आपका ये दो सेटों के लिए, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए हैं, उनका इंटरसेक्शन मतलब फाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए आपके ये फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं एक फार्मूला और आपके लिए ले लेता हूं यहां पर, और मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और फिर देन आफ्टर मैं आपको यहीं पर बताता हूं। अब 3 के लिए मैं बता देता हूं। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, कोई जरूरत है कि हमेशा 2 ही होंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट्स भी 3 सेट्स भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट A हो गया, एक सेट B हो गया, और एक सेट C हो गया, ओके। और इन सभी को हम यहां पर बंद कर देते हैं एक बार यूनिवर्सल सेट में। तो ये आपका जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अब यहां पर आपका जो है वो क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप देखें तो ये मोस्ट कॉमन पार्ट है, एक तरह से देखा जाए तो ये सभी के तीनों में से ये पार्ट बिल्कुल कॉमन है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हैं ये, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा अलग अलग शेडिंग कर दीजिए, फिर यहाँ पर आप इसको यहाँ पर आप 0 0 0 0 टाइप का बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस बना दीजिए, थोड़ा अलग अलग दिखेगा और कुछ नहीं है, आपको सिंबलाइज करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है, ये वो कहीं ना कहीं A और B का पार्ट है, A और B का इंटरसेक्शन है। इसी तरह से ये A और C का इंटरसेक्शन है, और इसी तरह से यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा आउटलाइन इसका बना देता हूं यहाँ पर, आप देखिए। ओके, ये सब इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जो है। अब आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर इसके लिए भी एक फार्मूला लिखता हूँ, और इसे भी मैं अब सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि n ऑफ
ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, यानी हम तीनों का यूनियन करना चाह रहे हैं, सभी को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो अब आप पहले एन ऑफ ए तो लोगे ही, एन ऑफ बी भी लोगे और एन ऑफ सी भी लोगे। लेकिन एक बात सोचो, जब आपने ए लिया था तो उसमें बी और सी का भी पोर्शन आ गया था। बी जब आपने लिया तो फिर बी और सी का भी पोर्शन आ, सी आपने लिया तो ए और बी का भी पोर्शन आ गया। यानी आपने जो इंटरसेक्शन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और जब आप इसको घटाओगे तो ये जो मोस्ट कॉमन पार्ट है ये एक बार और एक्स्ट्रा ही घट गया। जब आप इसको घटाने लगे ना तो देखिए, एक बार आपने ए यूनियन बी घटाया, एक बार घटाया समझ में आ रहा है, फिर दूसरी बार भी आपने घटा दिया, फिर तीसरी बार, तो दूसरी बार तक तो बैलेंस है, जब तीसरी बार घटाया तो ये एक्स्ट्रा चला गया। जब एक्स्ट्रा चला गया तो उसको हम वहां पर ऐड कर देंगे और ये आपका आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं इसको जब क्वेश्चन लूंगा तो वहां पर और आपको इजीएस्ट तरीके से इसमें डील की जाएगी। तो यहां पर ये आपका जो है वो आ गया कब, जब ए व्हेन वेयर ए बी एंड सी आर थ्री non-empty sets and A intersection B is not equal to 5, ठीक है, B intersection C not equal to 5, A intersection C not equal to 5 and A intersection B intersection C is not equal to 5. ओके, यहां पर आपका ये तीनों कंडीशन होल्ड करा तो ये फार्मूला काम करेगा। अब यहां पर जैसे ये पहला हो गया, ओके, अब सेकंड केस में अगर बात करें कि इफ ए एंड बी, इफ ए बी एंड सी आर, ए बी एंड सी ना, ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, हम लोग क्या मान लें, डिसजॉइंट सेट्स। तो जब डिसजॉइंट हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या आ जाएगा आपका, ये ये 5 आ जाएगा। जब ये आपका जो है डिसजॉइंट हो गया तो उनका इंटरसेक्शन कुछ आना ही नहीं है, तो ये हो गया। अब यहां पर यही कंडीशन हो जाएगी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और ये आपका जो है फाइनल मतलब, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो क्या हो जाएंगे, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 5 हो जाएगा। इसका मैं अगर वेन डायग्राम टाइप का बना दूं आपके लिए तो यहाँ पर एक छोटा सा बना के समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ही इसको बना रहा हूँ। ये मान लीजिए हो गया, ये मान लीजिए हो गया, और ये मान लीजिए हो गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो डेफिनेटली इसमें कोई भी पार्ट कॉमन है ही नहीं, तो देयरफॉर उसके लिए ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम इस सेशन को एंड करेंगे, और मुझे लगता है कि वी आर लर्न अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर इन द सेट्स। अब हम लोग को करना यह है कि जो हमारा इसके बाद लेक्चर आएगा वो उसमें पूरा मैंने बताया कि 0 से लेकर 100 तक केवल क्वेश्चंस होंगे, और उस पर हम लोग बेस करेंगे, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चंस भी होंगे और इजीएस्ट भी होंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।